अमृतसर 14 दिसंबर 2022 वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका ने आज करम सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अमृतसर के साथ मिलकर यूरोन ऑन्कोलॉजी और किडनी प्रत्यारोपण ओपीडी की शुरुआत की। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर की प्रमुख यूरो ऑन्कोलॉजी और किडनी प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर आदित्य प्रधान, डायरेक्टर यूरो ऑन्कोलॉजी और किडनी प्रत्यारोपण, अपनी ओपीडी शुरू करेंगे। अमृतसर से शिवराज सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर आदित्य प्रधान हूँ। मैं डायरेक्टर फॉर यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से यहाँ पे अमृतसर में डॉक्टर कमलजीत सिंह साहब के साथ हम लोगों ने एक कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है करमबीर हॉस्पिटल में। हमारा मेन काम यहाँ पे रहेगा दो फील्ड्स में। एक तो यूरोलॉजी कैंसर्स में, मतलब कि कैंसर जो किडनी, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट के हैं, उसके अंदर जो सर्जिकल काम है वो हम लोग संभालेंगे। और दूसरी चीज़ हम लोग करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट्स के बारे में। यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको एक हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जो माइनर सर्जरीज़ है वो यहीं पे होगी। मेजर सर्जरी जैसे ट्रांसप्लांट या बड़े ऑपरेशंस है वो हम हमारे हॉस्पिटल दिल्ली में करेंगे। मेन चीज़ आपको बताने लिए है कि हमारे पास ह्यूगो नाम का मेडिट्रॉनिक्स ब्रांड का अमेरिकन रोबोट है, जिसके ज़रिए हम लोग मोस्ट कैंसर हॉस्पिटल ऑपरेशंस करते हैं और वो सुविधा आपके पेशेंट्स को यहाँ से मिल जाएगी। हमारा यहाँ पे ओपीडी रेगुलर बेसिस पे महीने या 2 महीने में होगी और पेशेंट्स का जो इलाज वहाँ हुआ है इनका फॉलोअप हम यहाँ करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपके पेशेंट्स को इस कोऑपरेशन का एक लाभ होगा एंड हमारे पास अगर आएंगे तो ज़रूर हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। जहाँ तक ऑर्गन डोनेशन के, मैंने क्लियरली बताया कि सिर्फ 3 कैटेगरीज़ के लोग किडनी डोनेट कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ब्लड ग्रुप मैच रिलेटिव, और जो अपने से देना चाहता है इसको। ये ज़रूरी है तीनों चीज़ समझना। अगर इसके बाहर कुछ भी है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते उसको, चाहे जितना उस परिवार से दबाव हो कि ये मेरे चाचे का बेटा है, यूके से है, वो मैं इसको किडनी देना चाहता है। हम कहते भाई साहब ये नहीं हो सकता। जो कानूनी अलाउड है सिर्फ ये 3 कैटेगरीज है, उसके अलावा हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, बात ही खत्म हो जाती है। तो ये कितने दिन आपका चलेगा ये जो प्रोग्राम? तो रेगुलर ही अप एंड गोइंग प्रोग्राम है। ये परमानेंट अरेंजमेंट है इस हॉस्पिटल के साथ। हमारी हॉस्पिटल की एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। सर ये रोबोटिक जो है इसका टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है? आम तौर पे आप समझ लो कि लैप्रोस्कोपी का जो ऑपरेशन है उसके ऊपर करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा, दैट्स ऑल। सो अगर मैं अपने हॉस्पिटल में किडनी कैंसर की बात करूँ तो ओपन सर्जरी की कीमत करीब मान लो 1 लाख या 1,10,000 होगी। लैप्रोस्कोपी की कीमत होगी मे बी 1,50,000। इसकी कीमत आएगी लगभग 3 लाख। ठीक, सबसे बेस्ट ये तो यही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। देखिए साहब, ऐसा है, ऑपरेशन वही हो रहा है, ऑपरेशन फ़र्क नहीं है। फ़र्क है आपकी रिकवरी में। जहाँ इतना बड़ा घाव लग के आपने 10 दिन घर में रहना, 1 महीने घर में बैठना है, यहाँ पे आप दूसरे दिन घर गए हो और 5वें दिन तक आप अपने ऑफिस जाके काम कर सकते हो। ये रिकवरी आपको सिर्फ रोबोट दे सकता है। ठीक है। सक्सेस रेट भी अच्छा है। सक्सेस रेट इज सेम। अगर आप समझो इस बात को कि आप वही ऑपरेशन कर रहे हो, तो सक्सेस रेट तो सेम होता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हर एक पेशेंट में रोबोट लागू नहीं है। कई बार मेरे पास पेशेंट आता है जिसका ट्यूमर ही 3 किलो का, 3.5 किलो का ट्यूमर है। ये नामुमकिन है, वो रोबोट उसको उठा ही नहीं पाएगा, वो तो मुझे ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक, सो पेशेंट को सिलेक्ट करना काम मेरा है, राइट। मैं बता सकता हूँ उसको कि यस आपका काम होगा और वो रोबोटिकली होगा। अगर बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत एडवांस डिजीज़ है, फिर रोबोट का कोई फायदा नहीं। थैंक यू। मैं और मेरी टीम ने अभी रिसेंटली वी हैव जॉइंड, और हमारा काम 2 मेन एरियाज़ में होगा जहाँ पे फोकस होगा हमारा।
एक तो है किडनी ट्रांसप्लांट के जो सर्जरीज का काम होगा, और दूसरा है कैंसर्स, और वो भी स्पेसिफिकली यूरो ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजिकल कैंसर्स, जो कैंसर्स होते हैं किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट, ये 3 कैंसर्स का इलाज हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं। सो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। फर्स्ट इज़ कैंसर के लिए, तो हम लोगों का कैंसर में काम जो होता है वो 3 हिस्सों में होता है। एक होता है सर्जरी, दूसरा होता है रेडिएशन, और तीसरा होता है कीमोथेरेपी। सो तीनों सुविधाएं हमारे पास होनी ज़रूरी है। व्हेन यू कैन कॉल योर सेल्फ अ कैंसर सेंटर। सिर्फ मैं सर्जरी करता हूँ और मैं कैंसर हॉस्पिटल चलाता हूँ, ये बात तो है ही नहीं, क्योंकि किसी भी मरीज़ के इलाज में आपको तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी में पहले आपने सर्जरी की या किसी में पहले आपने कीमो किया, लाइक दैट। ख़ास बात अभी वेंकटेश्वर की मैं अगर बात करूँ, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की अभी रिसेंटली इन्होंने जो सबसे नया रोबोट सिस्टम ख़रीदा है वो ह्यूगो रोबोट है। इसका नाम ह्यूगो, अमेरिका की कंपनी है, मेट्रॉनिक्स नाम की बहुत बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है। इस कंपनी का ये ह्यूगो रोबोट इन्होंने अभी एक्वायर किया है। एंड आपको ये इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं तो एंटायर नॉर्थ इंडिया में ये एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे ये मशीन लगी है, और कहीं पे लगी नहीं नॉर्थ इंडिया में। बाकी 2 सेंटर्स है, एक चेन्नई में और एक हैदराबाद में, बाकी किसी के पास ये रोबोट है नहीं। तो ये रोबोट, और आपने शायद किसी डॉक्टर्स के मीटिंग्स में सुना होगा डा विंची रोबोट, जो पहले का रोबोट है। थोड़ा फ़र्क है दोनों में, काम वही करता है, लेकिन इस रोबोट में एक फ़ायदा मेन है कि आप उसके कंपोनेंट्स को जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक आइटम को उसको आजमाना है। मॉड्यूलर सिस्टम ऑफ रोबोट कहते हैं उसको, ये मॉड्यूलर सिस्टम है। दूसरी बात है कि इसमें इसके आर्म्स जो है, उसकी जो सर्जिकल आर्म्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू दी अर्लियर रोबोट, जो डा विंची रोबोट का आपने सुना है, उससे थोड़े से मोर एडवांस्ड है। सो ये 2-3 फीचर्स की वजह से एक फ़ायदा ये होता है कि आप जब ये काम करते हो सो यू कैन डू इट एट अ लेसर कॉस्ट। आजकल पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी है कि भाई यस मुझे रोबोट करना है, लेकिन डॉक्टर साहब उसके खर्चे से हम लोगों का प्रॉब्लम आता है कि वी कैन नॉट डू द कॉस्ट। यहाँ पे इनको इस रोबोट सिस्टम में फ़ायदा ये है कि ऑलमोस्ट 20 to 25% लेस कॉस्ट में वही ऑपरेशन उसी सफाई से काम किया जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हर एक पेशेंट के लिए। तो सिंपली अगर मैं बात कहूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को हमने कैंसर का ऑपरेशन करवाना है तो हम पेशेंट को पहले बता देते कि आपके इस ऑपरेशन को या तो हम पुराने टेक्निक जो ओपन सर्जरी की टेक्निक से यस वो हम करते हैं कई सालों से, और अगर पेशेंट को बिल्कुल वही चाहिए तो हम वो भी करने को तैयार हैं। उससे ऊपर का जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में लैप्रोस्कोपी का आपने नाम सुना होगा कि वी डू द ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिकली। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि हम उसमें चीरा नहीं लगाते, दूरबीन अंदर डाल दी और उससे चाहे ब्लैडर हो या प्रोस्टेट हो या किडनी हो उसका ट्यूमर निकाल दिया। सो इतने से इंसिजन में, छोटे इंसिजन में पेशेंट का इलाज हो जाता है। तो उससे इनका अच्छी तरह से इलाज होता है एंड इट इज़ एट अ लेस, मतलब रिकवरी के तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छी रिकवरी होती है उनकी एंड ब्लड लॉस कम होता है। सो जहाँ ओपन सर्जरी में 10 से 12 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहना होता है किसी कैंसर के ऑपरेशन से, लैप्रोस्कोपी का जहाँ सवाल है वो 3 या 4 दिन में घर पेशेंट जा सकता है। इसके ऊपर के दर्जे की सर्जरी है रोबोटिक, जिसका अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, जो सिस्टम हमारे पास है वो है लैप्रोस्कोपी की इम्प्रूवमेंट। और वो इम्प्रूवमेंट क्या है? वो इम्प्रूवमेंट है कि आपने जो लैप्रोस्कोप को चलाया वो आपके हाथ से नहीं चलाया बल्कि रोबोट के ज़रिए चलाया। सो आपकी मूवमेंट्स एकदम फाइन काम की होती है। सो इसका जो एंड रिज़ल्ट है, जो फिनिश होती है सर्जरी की, वो एकदम रिफाइंड होती है विद लेस ब्लड लॉस। सो जहाँ मैंने सर्जरी की बात की मैंने 11 दिन बताया, जहाँ लैप्रोस्कोपी की बात की मैंने 5 दिन बताया, रोबोट का पेशेंट लिटरली दूसरे दिन घर जाने के लिए तैयार होता है। तो ये फ़र्क होता है 3 ऑपरेशंस के बीच में।
एंड इसलिए हम लोग मरीज़ को बताते हैं कि भाई अगर आप ये समझ लो कि जहाँ आपकी रिकवरी की बात है तो या तो आप लैप्रोस्कोपी की सोचो, एंड अगर सिर्फ 1.5 या 1.25 लाख ऊपर खर्च करोगे तो आपका रोबोटिक सर्जरी होने का पूरा एडवांटेज आप करवा लो। आज की तारीख में 1.5-2 लाख रुपए किसी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप सोचते हो कि इसकी एडवांटेजेस इतने हैं कि आप 2 दिन में आप घर जा रहे हो, 10 दिन में आप अपने काम लग जाओ, आपको महीने घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये सेविंग्स गिनोगे तो जो इनिशियल आपकी कॉस्ट रही है ट्रीटमेंट की, वो पूरी तरह ऑफसेट हो जाती है, आपका पूरा उसका फ़ायदा होता है। सो ये है बेसिकली रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज। जहाँ पे हम लोग कैंसर्स का ऑपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इसके बारे में सोचो। बाकी इंडिविजुअल पेशेंट्स की बात होती है, कोई अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से सुनी हुई बातें कि नहीं मुझे वो पुराना ओपन टेक्निक ही चाहिए, तो हम लोग ठीक है आप आइए और हम वही चीज़ करेंगे जो आप चाहते हो। लेकिन आज की तारीख में द ट्रेंड इज़ रोबोटिक सर्जरी, राइट। नेक्स्ट मुद्दा है ट्रांसप्लांट का। अब ट्रांसप्लांट में हम लोग जो किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करते हैं, इंडिया में मोस्टली होता है लाइफ रिलेटेड ट्रांसप्लांट, मतलब कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ने आपको किडनी देनी है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब है पेरेंट्स, या तो आपके सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, आपके बच्चे या आपकी स्पाउस। इसके अलावा कोई भी आपका रिलेटिव नहीं है। हमारे ख्याल में आप मेरे मामा हाँ मेरे रिलेटिव है, मेरे चाचा यस मेरे रिलेटिव है, लेकिन कानून के तौर पे ये आपके रिलेटिव नहीं माने जाते ट्रांसप्लांट लॉ के अंदर। सो एक तो मुद्दा होता है डोनर सिलेक्शन में रिलेटिव होना चाहिए। दूसरा होता है कि वो पेशेंट जो डोनर जिसका होना है उनके ब्लड ग्रुप्स मैच होने चाहिए। अनमैच ब्लड ग्रुप्स के ट्रांसप्लांट होते हैं, हम लोग रेगुलरली करते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। हम लोग कभी भी डायरेक्टली नहीं सजेस्ट करते इन ट्रांसप्लांट्स को, क्योंकि उस अनरिलेटेड ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले रेसिपिएंट के लिए कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्लड वॉशिंग्स लगती है कि उसके अंदर की एंटीबॉडीज़ को हटाया जाए, उसकी दवाइयाँ चलती हैं। सो इससे क्या होता है कि जो टोटल ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जहाँ सिंपल ऑपरेशन होना है वहाँ पे आपको 15 दिन पहले से ये सब स्टार्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है कि उसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। सो एवीओ इनकम्पैटिबल या ब्लड ग्रुप नॉन कंपैटिबल ट्रांसप्लांट्स को हम करते हैं जब किसी और डोनर का पेशेंट के पास कोई भी साधन नहीं है। एक तीसरा टाइप ऑफ डोनर हम लोग कभी कभी करते हैं, जिसके बारे में ब्रीफली आपके बताया कि स्वैप ट्रांसप्लांट, कि एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है या ब्रदर टू सन ब्रदर्स है, जिसके ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहे, और एक दूसरी तरफ भी एक परिवार ऐसा ही है, लेकिन आपस में उनके ब्लड ग्रुप्स मैच होते हैं। तो एक परिवार का डोनर दूसरे को किडनी दे रहा है और इस परिवार का डोनर इसको दे रहा है, तो दोनों के ट्रांसप्लांट मैच ब्लड ग्रुप में हो जाते हैं। तो इसको स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं और हम लोग वो करते हैं। ट्रांसप्लांट के टाइम हम लोगों की एक तो डोनर सिलेक्शन होती है, दूसरी तरफ रेसिपिएंट की हम लोग तैयारी करते हैं। नॉर्मली ट्रांसप्लांट के लिए हमें ऑपरेटिव टाइम लगता है अबाउट 3 आवर्स, और उसके बाद सर्जरी के बाद 1 हफ्ते के आईसीयू स्टे में पेशेंट घर चले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट पेशेंट को हम लोग डोनर को एज सच कोई दवाइयाँ नहीं रखते, सिर्फ रेसिपिएंट्स की दवाई यस वो लाइफ लॉन्ग चलती है। अब दीज ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल विद अस, हम लोग कर रहे हैं। हमारा यहाँ का मकसद यही है कि पेशेंट्स को समझाए, उनकी यहाँ पे हम लोग इनिशियल ट्रीटमेंट काउंसलिंग करें। जिस पेशेंट का अगर छोटी मोटी सर्जरीज है तो हम यही करेंगे इसी हॉस्पिटल। अब ऑब्वियसली मेजर सर्जरीज ट्रांसप्लांट के लिए वो दिल्ली आएंगे, और जब हम मैं यहाँ आऊँगा ओपीडी के लिए तो इनका मैं फॉलोअप रखूँगा ताकि पेशेंट की कंटिन्यूटी रहे। ये तो अक्सर पेशेंट झिझकता है इसे यहाँ पे आके ट्रीटमेंट के लिए कि मैं दिल्ली जाऊँ, उसके बाद वापस मुझे फॉलोअप के लिए आना है तो इतनी दूर वापस आना पड़ेगा। सो वो चीज़ें नहीं होगी, हम खुद ही यहाँ आ गए, पीरियडिकली इनका फॉलोअप यही होगा। दूसरी बात है डॉक्टर कमल खुद इतने सीनियर यूरोलॉजिस्ट है
अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो कमल एंड हिज टीम आराम से इसको यहीं पे मैनेज करेंगे। सो इस हिसाब से हम लोगों ने ये सब एक्टिविटी प्लान की है। और मेरे बगल में अभी मिस्टर अखिलेश है, ये हमारे ही हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव है, आपके बगल के होशियारपुर गांव में उनका ठिकाना है, तो उनका भी आना जाना रहेगा ताकि पेशेंट को एक कांटेक्ट पॉइंट हॉस्पिटल का डायरेक्टली यहीं पे आपके पास मौजूद है। 6 साल पहले द्वारका दिल्ली में आए। ये 325 बेड का सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे पास 100 ICU बेड्स हैं और उसके अलावा 10 मॉड्यूलर OTs भी हैं। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल सभी तरह की बीमारियों के इलाज के लिए परिपूर्ण है। और आज हम यहाँ पे आपके सामने आए हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, जो